हेलो स्टूडेंट। थोड़ा सा यह वीडियो मेरा लेट में आ रहा है, जिसके लिए मुझे खेद है। खैर, जैसा कि आप लोगों को बताया थी कि अगला जो मेरा टॉपिक शुरू होगा वह शिवाजी होगा, मराठा साम्राज्य से होगा और मराठा शक्ति का उत्कर्ष से शुरू होगा 1627 से 1707 तक। दरअसल 1627 से लेकर के 1707 के बीच में शिवाजी के बारे में बताएंगे, संभाजी के बारे में बताएंगे, राजा राम के बारे में बताएंगे और ताराबाई के बारे में बताएंगे। तो इस कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में। आपको हम बता दें कि मराठा साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था, जिस क्षेत्र में, वह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से आप कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र था जहां के लोगों को जीवन जीना आसान नहीं था। परिस्थितियों ने उनको साहसी बना दिया था और यही कारण था कि वहां के लोग वीर और साहसी थे। उबड़ खाबड़ एरिया, पहाड़ी क्षेत्र, ये सारी चीजें थीं और जीविका के लिए, आपको जीवन जीने के लिए उन पहाड़ियों में ही, उन क्षेत्रों में आप जहां पे हैं, संघर्ष करना पड़ेगा। उसी क्षेत्र में शिवाजी का उदय हुआ। आपको हम बता दें कि अंग्रेजों ने साम्राज्य मुगलों से नहीं छीना, मुगलों से प्राप्त नहीं किया, दरअसल मराठों से प्राप्त किया। अगर पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठों का सर्वनाश नहीं हुआ होता तो शायद अंग्रेज भारत पर शासन नहीं करते, मराठे भारत पर शासन करते। खैर, आपको हम बता दें कि इसी क्षेत्र में शिवाजी का उदय हुआ। हमने कहा कि शिवाजी से पहले ग्रांड डफ ने लिखा है कि 8 ऐसे व्यक्ति थे जो मराठा साम्राज्य में उत्कर्ष के लिए, उसको बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे। यह अलग बात था कि शिवाजी चमकते सितारे की तरह उदय हुए, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जहां पर शिवाजी के लिए संभावनाएं ज्यादा, कह सकते हैं, उनके पक्ष में थी। एक तो वहां के, आप कहते हैं, धार्मिक जो आंदोलन हुआ, जो सामाजिक आंदोलन हुआ, जो वहां के संत थे, महाराष्ट्र के जो संत थे, इन संतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन संतों ने जाति प्रथा पर कड़ा प्रहार किया। अपने जो मराठी भाषा था उसमें उन्होंने उपदेश दिया, लोगों के अंदर भक्ति के भी बीज बोए, राष्ट्रभक्ति के भी बीज बोए। तो इस तरह से माहौल बनता चला गया और शिवाजी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के व्रत लिया। हिंदुओं के धर्म उतारक के रूप में भी जाने गए। ये इसके पीछे केवल ऐसी चीजें थी जो उनको एक करने का प्रयास था, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक ही था। लेकिन इनको भी एक साथ बांधना जरूरी था, उनका समर्थन लेना जरूरी था। तो इस तरह से उन्होंने जो लोगों को बांधने का जो प्रयास था वो सफल हुआ, लोगों को जोड़ने का जो प्रयास था जो वह सफल हुआ। आपको बता दें कि शिवाजी का जो जन्म हुआ वो 1627 में शिवनेर के किले में हुआ था। ये पहाड़ी थी, शिवनेर का दुर्ग। कहते हैं कि वहां पर शिवनेर नामक एक देवी रहती थी, उन्हीं के नाम पर शिवाजी का नाम भी पड़ गया। और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। दरअसल शिवाजी के ऊपर जीजाबाई का सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था, उसकी हम चर्चा भी हम करेंगे।
शिवाजी के संरक्षक के रूप में दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे और शिवाजी की जीवनी सभासद ने बखर में लिखी है, जिसका हमने बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आप उसको नोट भी करते रहेंगे जो चीजें रहेंगी। और बखर में शिवाजी की जीवनी का जो उल्लेख मिलता है उससे काफी चीजें उनके बारे में हम लोगों को जानने को मिलता है, इतिहासकारों को जानने को मिलता है। अब देखिए, आपको बता दें कि दरअसल जीजाबाई के जो पिताजी थे लखू जी जाधव, जिन्हें यादव राय के नाम से भी जाना जाता है या लखू जी यादव राय के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं की पुत्री थी। और ये एक बड़े जागीरदार थे देवगिरी के। दरअसल जो देवगिरी के यादव शासक थे रामचंद्र देव, उन्हीं के राजघराने से संबंधित थी। और इनके मित्र थे मालोजी, लखू जी जाधव के मित्र थे मालोजी। ऐसे मजाक में एक बार कहे थे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ करना चाहता हूं। उनके बेटे का नाम था शाहजी, जो आगे चलकर शाहजी भोसले के नाम से जाने गए। तो इस तरह से आपको बता दें कि जीजाबाई का विवाह हुआ शाहजी भोसले के साथ। लेकिन कुछ दिनों के बाद शाहजी भोसले ने तुकोबाई मोहते नामक एक सुंदर कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया और उनसे अलग हो गए। लेकिन शिवाजी को संरक्षक के रूप में अपने विश्वसनीय व्यक्ति को, वफादार व्यक्ति को, दादाजी कोंडदेव को उन्होंने संरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया था। जैसे जैसे शिवाजी बड़े होते चले गए, जीजाबाई का जो प्रभाव था उनके ऊपर जबरदस्त रूप से पड़ने लगा था। जीजाबाई उनको धार्मिक कहानियां सुनाती थी, महाभारत की, रामायण की, कुछ वीर योद्धाओं की। उनके अंदर राष्ट्रभक्ति का बीज बो रही थी, देशभक्ति का बीज बो रही थी। और यह बड़ा रंग आया, शिवाजी के लिए बड़ा काम में आया। शिवाजी को शिक्षा दीक्षा तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उनको व्यवहारिक ज्ञान जबरदस्त होता चला गया। भारत के इतिहास में कई ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अपने व्यवहारिक ज्ञान के बदौलत लंबे समय तक शासन किया। अकबर भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको व्यवहारिक ज्ञान जबरदस्त था। वैसे ही शिवाजी को में भी देखने को मिलता है, क्योंकि पिता का प्यार तो मिला नहीं, लेकिन पिता ने जहां तक उनकी भूमिका थी उसका उन्होंने निर्वहन किया। शाहजी भोसले पहले अहमदनगर की सेवा में थे। जब अहमदनगर का पतन हो गया तो बीजापुर की सेवा में चले गए। बड़े जागीरदार थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, कूटनीतिक व्यक्ति थे, उनका बड़ा मान सम्मान था। खैर, शिवाजी बहुत कम समय में, आप कह सकते हैं कि मराठा शक्ति जो बिखरी थी उसको एक करने की कोशिश करना इन्होंने शुरू कर दिया। हमने अभी चर्चा किया कि सारा काम किया, संतों का काम किया, उसको इन्होंने एक रंग रूप में देने का प्रयास किया, उनकी विचारधारा को। तो इस तरह से शिवाजी धीरे धीरे जो मराठा साम्राज्य के लोग बिखरे हुए थे, जो शक्तियां बिखरी हुई थी, उसको एक करना कोशिश शुरू कर दिया। और बहुत कम उम्र में, माना जाता है 17 साल की उम्र में ही उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। शिवाजी की खासियत थी कि पहले उन्होंने बड़े जमींदारों पर हमला शुरू कर दिया। वो कहते थे कि जब बड़े जमींदार हमारे अधीन हो जाएंगे तो छोटे अपने आप हो जाएंगे। निर्णय लेने में देरी नहीं करते थे। इसीलिए जब उन्होंने आक्रमण किया 1643 में, सिंहगढ़ का किला पहली बार उन्होंने जीता था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किला था जिसको इन्होंने पहली बार जीत लिया था। उसके बाद से इन्होंने उसी वर्ष, आपको बता दें कि चाकन, सूपा, तमाम किले भी जीत लिए थे।
इसके बाद इन्होंने पुरंदर का किला 1654 में जीता। यह भी महत्वपूर्ण किला था। इसके बाद 1656 में जावली का किला जीता। यह किला चंद्रराव मौर्य के अधीन था और बड़ा जागीरदार था। उसकी इन्होंने हत्या करवा दी। इस किला को जीतना उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि यह साधारण किला नहीं था। जावली का किला, यह ध्यान रखिएगा, यह साधारण किला नहीं था। इस तरह से शिवाजी की लगातार अपशक्ति बढ़ रही थी। कहते हैं कि शिवाजी का सामना 1657 में पहली बार मुगलों से हुआ। दरअसल मुगल विशेषकर औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया बीजापुर पर, और बीजापुर ने जब सहायता मांगी तो उसकी मदद करने के लिए शिवाजी तैयार हो गए। तैयार होना लाजमी था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मुगल इधर आ जाएंगे तो हमारे लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बीजापुर की सहायता किया। कहते हैं कि बाद में बीजापुर ने संधि कर ली तो इन्होंने भी अपना आक्रमण उठा लिया। लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसे किले जीत लिए थे जिससे बीजापुर को सशंकित होना लाजमी था। बीजापुर का जो शासक था इशुपादिल शाह, वो उस समय बीमार पड़ गया था, और फिलहाल इसने ये भी कहा कि उसका एक सेनापति था अफजल खां, जिसका एक नाम अब्दुल्ला भतारी भी मिलता है। ध्यान रखिएगा, अफजल खां का नाम अब्दुल्ला भतारी भी मिलता है, ये नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला भतारी मिलता है। तो अफजल खां से बीजापुर के शासक ने कहा कि किसी भी तरह से तुम शिवाजी को बंदी बनाओ, क्योंकि हमारी सीमा को अब लांघ रहा है। तो अफजल खां उस समय का बहुत योग्य सेनापति था, बड़ा उसका नाम था। अफजल खां को भी बहुत घमंड था। उसने कई विजय किया था। उसने कहा कि हुजूर, मैं बिना घोड़े पर उतरे ही उसको जंजीरों से बांध करके आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। लेकिन अफजल खां भूल गया कि अब उसकी भिड़ंत शेर से नहीं, सवा शेर से हो रही है। कहते हैं कि 10,000 फौज लेकर के वो शिवाजी को पकड़ने के लिए चल पड़ा, लेकिन जब नहीं पकड़ सका तो उसने कूटनीति का सहारा लिया, 420 का सहारा लिया, और उसका एक दूत था कृष्णजी भास्कर, जो ब्राह्मण था, उसको भेजा और कहा कि यार जाके तुम शिवाजी से कह दो कि अफजल खां संधि करना चाहता है और बीजापुर के शासक से माफी भी दिलवा देगा, और जो क्षेत्र उसने विजित किया है वो उस पर शासन करेगा। कृष्णजी भास्कर जाकर शिवाजी से सारी बातें बताई। जब कृष्णजी भास्कर वापस जाने लगा तो शिवाजी ने उसका पैर पकड़ लिया और धर्म की दुहाई दे करके पूछे कि ये बताइए कि अफजल खां का वास्तविक उद्देश्य क्या था। कृष्णजी भास्कर पिघल गया। ब्राह्मण आदमी था, और ब्राह्मण जो होता है वो सम्मान का बड़ा भूखा होता है। इसलिए जब ये देखा कि शिवाजी जैसे व्यक्ति हमारे पैर पकड़ रहे हैं तो उसने बता दिया कि अफजल खां की मंशा सही नहीं है। शिवाजी समझ गए कि अच्छा ठीक है, हम सोच के बताते हैं। कुछ ही समय बाद शिवाजी ने गोपीनाथ को अपना दूत की हैसियत से अफजल खां के पास भेजा, और अफजल खां से जब वो मिला तो कहा कि शिवाजी बहुत भयभीत हैं, डरे हुए हैं,
और आपके शर्तों के अनुसार ये संधि करना चाहते हैं। अफजल खां तो बस ये चाहता था कि किसी तरह से शिवाजी मिले, उसकी सारी बातें मान लिया और कहा कि देखिए, आप जो मुख्य सेना है उसको आप दूर रखिए और 2 सैनिक आपके रहेंगे अंगरक्षक रूप में, इनके 2 सैनिक रहेंगे। उसकी हर बात को मानने का एक बस तरीका यह था कि अफजल खां किसी भी तरह से शिवाजी को निपटाना चाहता था। स्थान निश्चित हुआ। प्रतापगढ़ में एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहीं पर स्थान निश्चित हुआ, वहीं पर मिलना था। शिवाजी भी, चूंकि उस समय कोई भी साम दाम दंड का भेद अपनाता था, ऐसा नहीं था कि अफजल खां, शिवाजी भी इस बात को जानते थे। इसीलिए वो भी उसी नियत से आए जिस नियत से अफजल खां आया था, अर्थात दोनों एक दूसरे को मारने की नियत से आए थे। इसलिए शिवाजी ने भी अपनी लोहे की जो टोपी होती है उसको उन्होंने लगा लिया, ऊपर से कपड़ा बांध दिया। पद्मनखा एक हथियार होता है, उसको उन्होंने हाथ में छिपा लिया और सुरक्षा कवच जैकेट के रूप में होता है उसको उन्होंने पहन लिया और नियत स्थान पर मिलने के लिए चल पड़े। अफजल खां के बारे में बता दें कि अफजल खां जब भी किसी अभियान पर जाता था, महत्वपूर्ण अभियान पर, तो एक बहुत बड़े सूफी संत थे, उनसे मिलता जरूर था और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया। तो पहली बार उस संत ने कहा कि आज मत जाओ, आज टाल दो, क्योंकि मुझे सही कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अफजल खां को लगा कि ये मेरे प्रतिभा पर शक कर रहे हैं। उसने कहा कि अरे कुछ नहीं होगा, लेकिन संत थे, वो तो देख रहे थे क्या होने वाला है। अगर शायद टाल दिया होता उस दिन शिवाजी से मिलने का, तो हो सकता है उसकी जान बच गई होती, लेकिन ऐसा न कर सका। खैर, तय स्थान पर शिवाजी और अफजल खां गए। शिवाजी का एक अंगरक्षक था जीव महल, उनके साथ था, और सैयद बांदा जो अफजल खां का बहुत अच्छा तलवारबाज था, तलवार चलाता था, वो भी उनके साथ था। शिवाजी छोटे कद के आदमी थे और अफजल खां की कद काठी 6.5 फीट के आसपास थी, लंबा चौड़ा आदमी, दैत्य की तरह था। जो स्थान है वह है 2 नवंबर 1659। अफजल खां प्रतापगढ़ एक पहाड़ी थी, वहीं पर मिला गया और यहीं पर जब अफजल खां ने शिवाजी को गले लगा करके उनके ऊपर कटार से हमला किया, चूंकि वो कवच पहने थे, तो चूंकि छोटे कद के थे, जब वो खींचा तो उनके एकदम सट गया, शिवाजी सट गए, उसके पेट में उन्होंने जो बदनखा हथियार था उसकी उन्होंने हत्या कर दी। और इस तरह से बहुत तेज चिल्लाया अफजल खां। तो उसका जो अफजल खां का जो सैनिक था सैयद बांदा ने तलवार निकाल करके और शिवाजी के सर पर वार किया। क्योंकि शिवाजी ने तो भाई टोपी पहन रखी थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं था। तो शिवाजी का भी जो अंगरक्षक था जीव महल, उसने भी वार करके उसका हाथ दाहिना काट दिया। इस तरह से अफजल खां और सैयद बांदा मारे गए। वहीं पर जो सेनाएं दूर थी उनको कुछ पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। और आपको बता दें कि पीछे से आकर के अफजल खां की काफी सेनाओं को इन लोगों ने मार दिया, और यही नहीं बल्कि जितने सजो सामान थे काफी हद तक इन लोगों ने जो गोला बारूद बंदूकें थी छीन लिए। इस घटना के बाद शिवाजी की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुआ। अब इसकी गूंज मुगल दरबार में पहुंच गई, औरंगजेब के पास पहुंच गई। उसने कहा अच्छा ये हिम्मत, तो उसने शाइस्ता खां को भेजा, जो रिश्ते में उसका मामा लगता था।
शाइस्ता खां 1660 में पहुंचा और कई ऐसे जो किले थे जिसको शिवाजी ने विजित किया था उसने विजित कर लिया और पूना के लाल महल में जो शिवाजी का था उसका व्यक्तिगत महल था उसको कब्जा करके उसी में उसने अपना निवास स्थान बनाया। देखिए समय का तकाजा, उसी समय मौसम खराब हो गया था और उसने वेट किया कि मौसम थोड़ा सही हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि पूना को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जब बंबई में बारिश होती है तो पूना में बारिश नहीं होती है, जब पूना में बारिश होती है तो मुंबई में बारिश नहीं होती है। शाइस्ता खां ने एक फरमान भी जारी किया था कि कोई भी पूना नगर में मराठा सैनिक घोड़सवार नहीं प्रवेश कर सकते हैं, शस्त्र लेकर नहीं प्रवेश कर सकते हैं, बिना अनुमति के, बिना पास के कोई अनुमति, इसका उल्लेख काफी खां ने किया है। कठोर नियम लगा दिया था और शिवाजी उस बचने के लिए पहाड़ियों पर अपना उन्होंने डेरा जमा लिया था, क्योंकि उन जगहों पर जाना शाइस्ता खां के लिए बस की बात नहीं थी। कहते हैं कि इसी बीच मराठा सैनिक ने कम से कम 400 लोगों को बाराती के भेष में एक पास बनवाए कि बारात में जाना है, और वो पास बन गया। उसमें तो 200 लोगों का ही था, लेकिन 200 लोगों को और उसमें बाद में शामिल कर लिया गया। और जहां पर चूंकि शस्त्र ले जाने की मनाही थी तो इन लोगों ने शस्त्र छिपाया था, और जब वहां पर जा करके इन लोगों ने चूंकि बारात ढोल नगारा बैंड बाजा के साथ जाना था तो सब शस्त्र इन लोगों ने धारण कर लिया। 1663 15 अप्रैल 1663 शाइस्ता खां का हमला हुआ, संघर्ष हुआ। कहते हैं कि जिस किले में था उसकी एक खिड़की जो बहुत मजबूत नहीं थी, उनको शिवाजी, उनके लोग जानते थे कि बहुत मजबूत नहीं, इधर से ही तोड़ करके अंदर प्रवेश किया जा सकता है, उसी को लोगों ने तोड़ दिया। रात्रि के पहर, काफी रात हो गई थी, और आधे रात्रि के पहर लोगों ने तोड़ करके प्रवेश कर गए, और कहते कि नौकरानी ने हल्ला कर दिया। तब तक तो अपने अंगरक्षकों के साथ शिवाजी ने शाइस्ता खां के ऊपर, उसके जो कमरे में जो सैनिकस था उसमें घुस गए और उन्होंने वार किया तो उसने अंगूठे हाथ से उनके तलवार को क्या कर लिया, रोक लिया। चूंकि अंगूठा उसका कट करके नीचे आ गया, तलवार भी नीचे आ गई, उसी समय उसको मौका मिल गया और पीछे के जो खिड़की थी उससे कूद कर भाग गया। तो उसका बेटा था फतेह खां, उसने शिवाजी पर मारने के जब लपका तो शिवाजी के सैनिकों ने उसका काम तमाम कर दिया। इस तरह से उसका बेटा मारा गया, उसकी आधा दर्जन पत्नियां भी मार दी गई, कुछ उसके वफादार जो सैनिक थे वो भी मार दिए गए वहां पर। और बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी कि शाइस्ता खां किसी तरह से जान बचा करके वह वापस मुगल दरबार पहुंचा। कटा हुआ अंगूठा देकर जब पहुंचा था तो औरंगजेब बहुत उस पर नाराज हुआ, कहा कि तुम इतनी फौज लेके गए थे और एक बुज़दिल कायर की तरह वापस आ रहे हो। वो तो रिश्ते में मामा लगता था, नहीं तो शायद शाइस्ता का काम ही खुद औरंगजेब काम तमाम करा दिया होता। खैर उसको फिर बंगाल भेज दिया गया। तो इस तरह से शिवाजी की प्रतिष्ठा में लगातार अब वृद्धि हो रही थी, और जो सरदार अभी नहीं मान रहे थे अब वो भी शिवाजी के अधीन हो गए। कितनी तेजी से शिवाजी ने अपने वर्चस्व को कायम किया, ये उनके व्यक्तित्व का ही आप कह सकते हैं कि तकाजा था। और 1664 में उन्होंने सूरत को लूटा, जहां से बहुत ढेर सारा उन्होंने धन क्या किया था, प्राप्त किया था। दरअसल औरंगजेब को लगा कि शाइस्ता खां जब शिवाजी को पकड़ने के लिए गया है तो कहीं न कहीं से बातें दरबार से बाहर गई हैं। कहते हैं कि इनके जो दरबारी थे जय सिंह को उसने बुलाया और पूछा कि ये बताइए कि कैसे
पता चला कि शाइस्ता खां शिवाजी को पकड़ने के लिए गया है, कहीं ना कहीं बात दरबार से गई है। दरअसल औरंगजेब की नीति थी किसी पर विश्वास नहीं किया। जब उसके टॉपिक हम बताएंगे, तो जय सिंह को भी कहा कि आपकी अगर विश्वसनीयता मुझ पर बनाए रखनी है तो आपको जिंदा या मुर्दा शिवाजी को पकड़ना पड़ेगा। और जय सिंह ने ऐसा किया भी नहीं था, वो बहुत वफादार थे। राजपूतों में एक बात तो थी कि वो वफादारी पहले करते थे जब भी जहां भी रहते थे। और जय सिंह इसके पहले भी शाहजहां के समय कई युद्धों में भाग लिए थे। माना जाता है कि सैकड़ों युद्ध में भाग लिए थे और बहुत विद्वान आदमी थे, कूटनीतिक थे, कई भाषाओं के ज्ञाता भी कहते हैं कि फारसी, उर्दू, संस्कृत, तमाम भाषाओं को ज्ञाता भी थे। उन्होंने कहा कि ठीक है हुजूर, कोशिश करेंगे। इस तरह से जय सिंह ने एक विशाल फौज लेकर के वह शिवाजी को पकड़ने के लिए चल पड़े। कहते हैं कि कूटनीति के सहारे उन्होंने बीजापुर को अपने तरफ मिलाया। कुछ शिवाजी के जो सरदार थे उनको भी लालच देकर के मिलाने की कोशिश किया। और जब पूरी रणनीति बन गई, आज हमको पता चला कि शिवाजी पुरंदर के किले में हैं, तो लगभग 50,000 सेना लेकर के पूरे पुरंदर के किले को घेर लिया और 1-2 महीने नहीं बल्कि 6 महीने से अधिक हो गए किले को घेरे रखा। अब शिवाजी की बारी थी कि या तो युद्ध करें आकर बाहर निकल करके, या तो आत्मसमर्पण करें, या तो संधि करें। और उनके किले में 7,000 मुश्किल से सैनिक थे। निश्चित है कि मुगलों से वो संघर्ष नहीं कर सकते थे और कभी भी उन्होंने आमने सामने युद्ध नहीं किया। शिवाजी जब भी युद्ध किया, गुरिल्ला युद्ध किया, क्योंकि वो उसके माहिर आदमी थे, क्योंकि उनके पास उतनी सेना नहीं थी। और महाराष्ट्र का परिवेश ऐसा था कि अब वहां छिपने का स्थान ज्यादा थे, इसीलिए जितने भी किले बने वो उस जगहों पर बने जहां पर आसानी से सेनाएं नहीं पहुंच सकती थी और महीनों 2 महीने उनको संघर्ष करना पड़ सकता था। शिवाजी ने अपने सैनिकों से भेंट किया, बात की कि क्या किया जाए। सभी लोगों ने यही राय दिया कि जान है तो जहान है, समझौता करने में भी भलाई है। तो इस तरह से शिवाजी ने जय सिंह से समझौता किया, संधि किया। ऐसे भारत के इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखिएगा, पुरंदर की संधि। सोलह 1665 ईस्वी जय सिंह तथा शिवाजी के मध्य हुआ। शिवाजी के मध्य हुआ। यह संधि शिवाजी के लिए अपमानजनक संधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें उन्होंने कई, जो लगभग माना जाता है कि 35 किले जीते थे, 23 किले उनको वापस करना पड़ा। और उन किलों से, जो क्षेत्रों से आय होती थी, 4 लाख करोड़ प्रति वर्ष देने के लिए भी तैयार हो गए और अपने साथ अपने बेटे संभाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी हाँ कर दिया। और संभाजी को मुगलों की सेवा में रहने का भी बात हो गई और 5,000 मनसब देने की भी बात हुई। तो इस तरह से शिवाजी ने काफी चीजें जो उन्होंने जीता था वो इस संधि के तहत खो दिया। इसके बाद शिवाजी संधि के तहत चूंकि अब जाना था, शिवाजी भी उत्सुक थे, बहुत सी चीजों लेकर के वो मुगल दरबार में उपस्थित होना चाहते थे। शिवाजी के मन में कभी ये लालसा नहीं रहा कि मुझे, बस वो चाहते थे कि मुगल हमें स्वतंत्र कर दें, हमें स्वतंत्र में शासन करने दें, जिस तरह से राजपूत शक्तियां शासन कर रही थी उसी तरह से ये भी चाह रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो
ये सब सारी चीजें थी जब वो आगरा 1666 में पहुंचे। जब 1666 में आगरा पहुंचे तो कहते हैं कि जय सिंह ने इनकी सुरक्षा में राम सिंह को लगाया था, जो इनका बेटा था राम सिंह, और 4000 मराठा घुड़सवार के साथ शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। कहते हैं कि पांचजारी मनसब में संभाजी के साथ साथ शिवाजी को भी खड़ा होने का आदेश दिया गया। औरंगजेब ने इशारा किया तो इन्होंने कहा, इनको लगा कि मेरे बेटे का भी वो होता वही, मेरा भी वो होता वही, फिर अंतर क्या रह गया। तो उन्होंने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। दरअसल उतना इनको भाव नहीं मिला, उतना महत्व नहीं मिला जितना कि शिवाजी सोचते थे, और उन्होंने उस रो में खड़ा होने से इनकार कर दिया और अन्यत्र जाके बैठ गए। संभाजी ने राम सिंह से इशारा किया कि शिवाजी को पकड़ कर मेरे पास लाओ। दरअसल उसी दिन औरंगजेब का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उसमें वो व्यस्त था। और जब शिवाजी कहे कि मैं औरंगजेब से नहीं मिलूंगा, तो राम सिंह ने बहाना बनाया कि शिवाजी की तबीयत सही नहीं, इस समय मिलना नहीं चाहते हैं। ये हुआ कि अन्य मराठा सरदारों ने कहा कि हुजूर यही वक्त है, इसको आप वध कर दीजिए, बहुत परेशान किया है। तो औरंगजेब ने ऐसे नहीं वध कर सकते थे ना। औरंगजेब ने जय सिंह को बुलाया और जय सिंह से पूछा कि आपने क्या वादा किया है शिवाजी से। तो जय सिंह ने कहा, हुजूर हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया है, हाँ एक चीज का वादा किया है कि आपकी जान माल की रक्षा की जाएगी। तो संधि में जान माल बहुत बड़ी बात होती है, तो आप तो मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो शिवाजी को आगरा में ही जयपुर का महल था, जयपुर का किला था, उसी में उनको नजरबंद कर दिया गया। और नजरबंद करने के बाद कहते हैं कि शिवाजी चूंकि बीमारी का बहाना बना ही चुके थे, और उन्होंने बीमारी का बहाना जब ठीक हो गया तो बड़े बड़े टोकरी में उन्होंने लड्डू लोगों को पास भिजवाया खाने के लिए। और कहते हैं कि उसी समय उनका एक चचेरा भाई था, हिरोजी नाम था, उसका नाम था हिरोजी। चचेरा भाई एकदम शिवाजी का डुप्लीकेट था, फोटोस्टेट था समझ लीजिए। उन्होंने अपने सोने का उसको जो कड़ा पहनते थे उसको पहनाए, अपना लिबास पहनाया, और जिस पर सोते थे उसका मुंह करके दूसरी तरफ सुला दिए। जो किलेदार थे उन लोगों ने समझा कि शिवाजी सो रहे हैं, और शिवाजी और संभाजी दोनों लोग बड़ी बड़ी जो टुकड़ियां होती हैं, छोटे कद के थे ही, एक टुकड़ी में संभाजी, एक टुकड़ी में शिवाजी बैठ करके और किले से निकल गए। कहते हैं कि मथुरा आए, मथुरा में एक मराठा सरदार के अपने बेटे संभाजी को उन्होंने रहने दिया, छोड़ दिया। उसके बाद मथुरा से इलाहाबाद आए, इलाहाबाद से बनारस आए, बनारस से गोंडवाना होते हुए 25 दिनों के बाद ये महाराष्ट्र पहुंच गए। फिर कभी शिवाजी मुगलों के अधीन नहीं हो पाए, मुगलों ने उनको नहीं पकड़ पाए, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति को इजाफा कर लिया। अब औरंगजेब के लिए बहुत ही दुखदाई था। उसने माना कि राम सिंह ने ही भगाया है, और उसको पद से विमुख कर दिया गया। अब क्या हो सकता है कि इसमें राम सिंह की भूमिका हो, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि शिवाजी का व्यक्तित्व ऐसा था कि हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान वर्ग के लोग भी उससे ऐसा नहीं था कि दुखी थे। शिवाजी हमेशा अपने व्यक्तित्व के अनुसार काम किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मस्जिदों को नुकसान पहुंचाए हों। कुरान की कापियां अगर गिरी रहती थी तो उसको कोई मुस्लिम भाई मिलता था उसको दे देते थे। मुस्लिम स्त्रियां भी पकड़ जाती थीं
तो जो उनके लेने वाले आते थे धन लेकर के दे देते थे। बच्चे हो चाहे कोई भी हो, कभी अपमान नहीं किया। इसलिए मुसलमानों में भी शिवाजी बहुत लोकप्रिय थे। ऐसा नहीं था कि हिंदुओं में थे, बल्कि मुसलमानों में भी थी उनकी लोकप्रियता थी। आप जानते हैं कि शिवाजी ने अपनी सेना में काफी बड़े पैमाने पर मुसलमानों को भी भर्ती कर रखा था। तो हो सकता है कि किले के राम सिंह के अलावा अन्य लोगों का भी हाथ हो शिवाजी को भगाने में, इसमें कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सबको हटा दिया गया था। तो इस तरह से शिवाजी ने धीरे 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 अपनी स्थिति को लगातार बढ़ाते चले गए, और जो किले उन्होंने खो दिया था उसको उन्होंने लगभग प्राप्त कर लिया। औरंगजेब ने तो पहले इनको पहाड़ी चूहिया कहकर संबोधित किया था, बाद में औरंगजेब ने इनको राजा की उपाधि से भी नवाजा था और संधि करने के लिए बात कही थी, लेकिन शिवाजी फिर अब आने वाले नहीं थे। तो इस तरह से शिवाजी धीरे धीरे अपनी जो प्रतिष्ठा थी, जो खोई चीजें थी, उसको प्राप्त करना शुरू कर दिया। और 1670 में इन्होंने सूरत को दोबारा लूटा, क्योंकि धन की कमी थी। पहली बार उन्होंने 1664 में लूटा, ध्यान में रखिएगा, 1664 में लूटा। उसके बाद दूसरी बार उन्होंने 1670 में सूरत को लूटा। स्थिति काफी इनकी अब स्ट्रांग हो गई थी, और यही कारण था कि शिवाजी ने 1674 में अपनी राजधानी रायगढ़ में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करने के लिए सोचा। अब इसके बारे में हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। तानाजी के बारे में बताएंगे, किला है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, तानाजी के बारे में, और राज्याभिषेक के बारे में भी हम विशेष में चर्चा करेंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाइए, ताकि ये हमारा जो काम चल रहा है वो अनवरत पहुंचता रहे। हमारे हर वीडियो में कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक दिया जाए। लेक्चर ही बार बार हम कहते हैं कि मेन होता है, हम काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि आपको बोर्ड पर दिया जाए, लेकिन अगर आप धीरे धीरे आप हमारे वीडियो को सुनते रहेंगे, तो नोट करते रहेंगे, तो ये खुद आपके पास नोट तैयार हो जाएगा। हम हर वीडियो में कहते हैं कि जो भी आपके पास बुक हो उसको आप लिए रहिए, उसके जुड़े रहिए, और जो हम लेक्चर दे रहे हैं उसके साथ जोड़ लेंगे तो हमें लगता है कि बहुत सी किताबों से पढ़ने से आप बच सकते हैं, और एक साथ एक सॉलिड नोट आपके पास तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।